भारतीय सनातन सभ्यता का उद्घोष है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। सोचने वाला विषय यह भी है कि जो देश विश्वगुरु था और जिस देश की सभ्यता गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा और लोमशा जैसी विदुषियों की विद्वता पर सभ्यता के अंकुरण काल से ही गर्व करता रहा हो, उस देश में क्या वस्तुतः आज कार्यस्थल पर महिलाएं सुरक्षित हैं अथवा नहीं? ऐसे महान देश में आज के परिदृश्य में यदि हम कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा जैसे विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक अवनयन हुआ है। हम सभी जानते हैं कि सदियों तक भारतवर्ष विभिन्न विदेशी आक्रमणों के कारण संक्रमण की स्थिति में पहुंचा और महिला को पुरुष से कम और भोग्या समझने वाली मानसिकता भी विदेशों से यहाँ पहुंची। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 14वीं शताब्दी में विदेशों में यह माना जाता था कि महिला केवल शरीर मात्र है और उसमें आत्मा है ही नहीं। उस समय आज का सर्वाधिक प्रचलित शब्द मैडम देह व्यापार में लिप्त महिलाओं की मुखिया को कहा जाता था। मूलतः सारी समस्या यहीं से प्रारंभ होती है जब महिला को मात्र एक देह या शरीर समझा जाता है। कालांतर में यह शब्द भले ही सम्मान का सूचक बन गया हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक जो परिदृश्य है, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह बहुत ही नकारात्मक है। लगभग सभी पाश्चात्य देशों में यही मानसिकता थी कि महिला केवल एक शरीर मात्र है। हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता ने विभिन्न आक्रमण झेले और हम अंग्रेजों से पूर्व भी सदियों तक अनेक जातियों के परतंत्र रहे। आज भी उसी प्रसंग को भूला नहीं जा सकता जब इसी भारतवर्ष में हजारों रानियों ने अपना सम्मान बचाने के लिए एक साथ जौहर किया। पुरुषों की भोगवादी मानसिकता और उससे उत्पन्न विषमता की प्रतीक घूंघट की परंपरा भी उसी विदेशी आक्रांताओं के परंपरा के युग की देन है। हम अंग्रेजी शासन से मुक्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम आत्मनिर्भर भारत के विचार को केंद्र में रखकर निरंतर इस पर चर्चा और कार्य कर रहे हैं। जब आत्मनिर्भरता की बात होती है तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता एक मुख्य विषय है। इसके लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। उनका कार्य अब मात्र घर तक सीमित नहीं रह गया। आज वे शिक्षा, व्यापार, राजनीति, सेना, प्रबंधन, लोक सेवा, साहित्य, संगीत, फिल्मी जगत, होटल, पर्यटन इंडस्ट्रीज और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली कंपनियों इत्यादि में निरंतर अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के बल पर सेवाएं दे रही हैं। एक ओर तो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं, किंतु वहीं दूसरी ओर आश्चर्य यह है कि आज भी हम महिला सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। चिंतन और मंथन का विषय यह भी है कि देश की आधी जनसंख्या कहलाने वाली मातृशक्ति सुसभ्य और सुसंस्कृत कहलाने वाले भारतीय समाज में भी असुरक्षित अनुभव क्यों कर रही है। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हमारा नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक अवनयन हुआ है। अस्तु इस विषय की गंभीर चर्चा और इस पर मनन अति आवश्यक है ताकि हम पुनः गार्गी और अपाला जैसी विदुषियों के स्वस्थ मानसिकता वाले भारतीय समाज में पुनः प्रवेश कर सकें। ऐसा स्वस्थ समाज बना सकें जिसमें महिलाएं भय मुक्त होकर के अपनी अधिकाधिक क्षमताओं का उपयोग समाज की प्रगति हेतु निरंतर कर सकें और भारतवर्ष प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बन सके। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए, उनको गरिमा
और प्रतिष्ठा से जीने के अवसर भी प्रदान किए। इसके लिए लैंगिक असमानता और उत्पीड़न को समाप्त करने से संबंधित अनेक कानून भी बने, परंतु हम पूर्ण रूप से स्वस्थ मानसिकता वाले समाज का निर्माण तब भी नहीं कर सके। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि महिला असुरक्षा के विषय में उसे शरीर मात्र समझने की प्रवृत्ति मुख्य कारण है। इसीलिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के साथ ही वह अन्य शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषणों की साक्षी भी बन जाती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपना मत व्यक्त करते हुए अनेक दिशा निर्देश भी प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वहाँ के नियोक्ता तथा अन्य उत्तरदायी अधिकारियों का दायित्व है कि वहाँ कार्यरत महिलाओं के यौन शोषण का निवारण, नियंत्रण करने हेतु दोषियों पर अभियोजन चलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें और यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की सुनवाई हेतु समितियों का गठन करें। शिकायत समिति में अध्यक्ष महिला ही होनी चाहिए और बहुमत सदस्य संख्या भी महिलाओं की ही होनी चाहिए। नियोक्ताओं और अन्य अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे यौन शोषण और इसके निवारण से जुड़े साहित्य का प्रचार प्रसार भी करें और ऐसा अवांछनीय यौन व्यवहार जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य में अनुचित हस्तक्षेप हो, उसे समाप्त किया जाए। वातावरण को भयपूर्ण, शत्रुतापूर्ण और अपमानजनक बनाने वाले सभी व्यवहार अनुचित ही होते हैं। जब यह महिलाओं के संबंध में हो तो यह और भी असुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है और किसी भी सहकर्मी महिला पर अश्लील टिप्पणियां, उसके साथ अभद्रता, उसे गंदे संकेत करना, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके संवेदनशील अंगों को छूना, उससे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करना या बनाना, कामोत्तेजक चित्र या पोर्न दिखाना और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजना इत्यादि भी तो यौन उत्पीड़न की ही श्रेणी में आता है। किंतु सबसे अधिक लज्जा और चिंता का विषय यह है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी भयावह घटनाएं तक आज के परिदृश्य में हो जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के आलोक में लैंगिक समानता और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से सामाजिक चेतना का प्रसार आवश्यक है। ऐसा करने से महिलाओं को अपनी सुरक्षा संबंधी कानूनों का पता चलेगा और वे जागरूक हो सकेंगी। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किया गया प्रत्येक यौन उत्पीड़न का प्रयास अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। यह संविधान अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है। इस संबंध में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के संबंध में भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश भी अत्यंत सार्थक प्रयास था। साथ ही भारत ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पारित किया। संविधान के स्तर पर यथोचित प्रयास होते हुए भी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार की घटनाएं होती ही रहती हैं, जिससे उनमें असुरक्षा का भाव बढ़ता है। वे निर्भय होकर अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग समाज की उन्नति हेतु नहीं कर पाती हैं। कार्यस्थल पर असुरक्षा का भाव शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अहित का कारण बनता है। युवतियां और प्रौढ़ महिलाएं ऐसी घटनाओं का शिकार होती हैं। अनेक बार ये घटनाएं कुंठा और हीन भावना का कारण भी बनती हैं। सामाजिक भय से महिलाएं खुलकर अपनी बात भी नहीं रख पाती हैं और न्यायालय की शरण में भी अनेक बार नहीं जा पाती हैं। कई बार तो यह भी देखने में आया है कि ऐसी घटनाओं के कारण महिलाएं आत्महत्या तक को विवश हो जाती हैं।
यह भी देखने में आता है कि अनछाई छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का जब कोई महिला विरोध करती है तो अपराधी प्रवृत्ति के कारण महिलाओं पर एसिड अटैक और उनकी हत्या तक कर दी जाती हैं। अब यह चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी घटनाओं को एक सुसभ्य और स्वस्थ समाज में होना चाहिए। आवश्यकता नियमों को कड़ा करने की तो है ही, उसके अतिरिक्त यह आवश्यकता है कि अच्छे संस्कार हम में बचपन से ही भरे जाएं। महिलाओं को मात्र एक भोग वस्तु समझने की मानसिकता का अंत आवश्यक है। नितांत आवश्यक है कि हम बचपन से ही बालकों में अच्छे संस्कार और सद्गुणों के भाव भरें, उनके आचरण को सभ्य और सुसंस्कृत करने का प्रयास करें। जिस भौतिकवादी सभ्यता की ओर वे बढ़ रहे हैं, उस भौतिकवादी सभ्यता की ओर बढ़ने से उनको रोका जाए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिसमें मूल्यों पर बल दिया गया है उसे उनके मन में भरा जाए, जिससे वे नैतिक और चारित्रिक दृष्टि से अच्छे नागरिक बन सकें। ऐसा करने से पुरुषों के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता का भाव पल्लवित होगा। महिलाएं भयमुक्त और पूर्णतः सुरक्षित होंगी तो वे स्वस्थ समाज और सामाजिक वातावरण में अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से उपयोग में ला सकेंगी। महिलाएं और पुरुष कदम से कदम मिलाते हुए देश और समाज को उन्नति के शिखर पर प्रतिष्ठित कर सकेंगे और हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन सकेगा।